Hello everyone. Today we are going to start with a new chapter that is thermodynamics. What is thermodynamics? Thermodynamics आपका basically है क्या? ये कहता है कि the branch of science which deals with the study of interconversion of heat, work and various other kinds of energy. जब वो ब्रांच साइंस की जिसमें कि इंटर कन्वर्शन होता है हीट वर्क और डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज का आपस में, दैट इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स. बेसिकली हम यहाँ पे जो फोकस करेंगे दैट इज ऑन केमिकल थर्मोडायनेमिक्स. केमिकल थर्मोडायनेमिक्स आपकी क्या होती है? द ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोसेसेस इन विच केमिकल एनर्जी इज इन्वॉल्व. ऐसी प्रोसेसेस जिसमें हम केमिकल एनर्जी की बात करेंगे, तो ऐसी जो प्रोसेसेस होती है हमारी, वो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आती है. अब हम आगे स्टडी करेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, बेसिक टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए थर्मोडायनेमिक्स में, जो हम बार बार यूज करने वाले हैं. तो आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक टर्म्स. तो उसमें बेसिक टर्म्स में पहली आपकी जो टर्म है दैट इज सिस्टम. सिस्टम क्या होता है आपका? सिस्टम होता है बेटा दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर कंसिडरेशन. यूनिवर्स का वो पार्ट जो आप रिएक्शन के लिए कंसीडर करके चलते हैं, दैट पार्ट इज नोन एज सिस्टम. जहाँ पे आप रिएक्शन कर रहे हैं, सपोज एक केमिस्ट्री लैब में आपने एक बीकर के अंदर रिएक्शन लगा दी, तो आपका जो उस टाइम बीकर होगा वो आपका सिस्टम होगा, और आसपास की जो केमिस्ट्री लैब है बेटा वो आपकी क्या है? सराउंडिंग है. उसको सराउंड कर रही है ना वो सिस्टम को. तो फिर जहाँ पे जिस पार्ट पे, यूनिवर्स के जिस पार्ट पे आप रिएक्शन कर रहे हैं वो आपका सिस्टम होता है, आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है वो आपका सराउंडिंग होता है. अब ये कहते हैं सिस्टम जो होता है बेसिकली वो आपका थ्री टाइप्स का होता है. ठीक है. उनमें से एक होता है बेटा आपका ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम, एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम. ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम में मैटर एज वेल एज एनर्जी बोथ एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन अ सिस्टम एंड सराउंडिंग. इसमें मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में. जैसे हम लेके चलते हैं एक चाय का कप, टी प्लेस्ड इन अ कप. तो उसमें क्या है, जैसे ही आपने चाय छानी, आपने देखा होगा कि चाय में से वेपर्स निकल रहे होते हैं, भाप निकल रही होती है. तो वो जो वेपर्स बनते हैं बेटा वो किस चीज के बनते हैं? मैटर के ही बन रहे हैं ना, चाय के ही तो बन रहे हैं. तो उसमें मैटर क्या है? चाय के कप के अंदर चाय, उसके क्या बन रहे हैं? वेपर्स बन रहे हैं, जो कहाँ जा रहे हैं? सराउंडिंग में. तो मैटर का एक्सचेंज हो गया सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, क्योंकि सिस्टम हमारा क्या था? चाय का कप. जहां से वेपर्स निकले जो किसके बने? मैटर के. और गए कहाँ पे? सराउंडिंग में. उसके बाद आप देखना थोड़ी देर के बाद आपकी चाय ठंडी भी हो जाती है. आप आधा घंटा चाय के कप को रख के इधर उधर घूमने निकल जाओ, आप देखोगे आधे घंटे बाद क्या, 10 मिनट के बाद ही आपकी चाय जनरली ठंडी हो जाती है. तो वो ठंडी क्यों हुई होगी बेटा? क्योंकि उसकी जो हीट एनर्जी है, चाय के कप की जो एनर्जी है दैट इज हीट एनर्जी, वो सिस्टम, आपका जो चाय का कप था वहां से सराउंडिंग में चली गई. ठीक है. एक्सचेंज ऑफ एनर्जी टेक प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. तो उस वजह से क्या हुआ कि आपकी चाय ठंडी भी हो गई और उसका जो थोड़ा मैटर था ना वो भी कम हुआ होगा. ऑल्दो इतना नहीं हुआ होगा कि आपने चाय छानी और आप 10 मिनट के बाद देखो आधा कप चाय रह गई, ऐसा ऐसा कमाल नहीं होता. माइन्यूट सा अमाउंट, नेग्लिजिबल अमाउंट डिक्रीज होता है जो आपको कई बार नजर भी नहीं आता, लेकिन डिक्रीज जरूर होता है, क्योंकि जो वो वेपर्स बन रहे होते हैं ना वो चाय के ही बन रहे होते हैं. तो ओपन सिस्टम में क्या होता है? मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में. अब हम दूसरा आते हैं क्लोज सिस्टम पे. क्लोज सिस्टम में बेटा ये कहता है कि ये ऐसा सिस्टम होता है जिसमें वी कैन एक्सचेंज एनर्जी ओनली. एनर्जी एक्सचेंज टेक्स प्लेस between system and surrounding. ठीक है. मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होगा. अब इसी चाय के कप के ऊपर आप एक लिड रख दो. ठीक है. एक लिड, एक प्लेट, एक ढक्कन, आपने कुछ भी उसके ऊपर लगा दिया. तो उससे क्या होगा? जो वो वेपर्स निकल रहे थे अब वो लिड से टकरा के वापस कप के अंदर ही रह गए. तो मैटर का तो एक्सचेंज हुआ ही नहीं सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इस केस में. लेकिन फिर भी चाय ना, अब पहले 10 मिनट में ठंडी हो रही थी तो अब 40 मिनट में ठंडी हो जाएगी, पर ठंडी जरूर होगी कुछ देर के बाद. क्यों? क्योंकि जो आपका चाय का कप है बेटा, जो सिस्टम है उसके वॉल्स जो है वो कंडक्टिंग है, वहां से हीट एनर्जी फ्लो कर रही है सिस्टम से सराउंडिंग में.
तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हीट एनर्जी अभी भी सिस्टम से सराउंडिंग में चलेगी थ्रू द वॉल्स, कंडक्टिंग वॉल्स, और चाय ठंडी हो गई। तो ये क्या है एग्जाम्पल, ये आपका क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हॉट टी प्लेस्ड इन कवर्ड कप, इस बार आपने कप को ढक दिया है, कवर्ड कप। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है बेटा? आइसोलेटेड वो होता है जिसमें ना मैटर का एक्सचेंज होता है ना एनर्जी का एक्सचेंज होता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। नाइदर मैटर नॉर एनर्जी exchange takes place between system and surrounding। मैटर और एनर्जी किसी का भी एक्सचेंज नहीं होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। इसमें आप चाहे ना थर्मस फ्लास्क में डाल दो, थर्मस फ्लास्क में डालोगे तो क्या होएगा, चाहे ऊपर आपने लिड लगा दी, लिड लगाने की वजह से वेपर नहीं जा रहे एनवायरनमेंट में, सिस्टम से सराउंडिंग में नहीं जा रहे, तो मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा। ऊपर से चाय गर्म भी रहती है क्योंकि उसकी वॉल्स कंडक्टिंग नहीं है। हम ये मान के चलते हैं कि हमने आइसोलेटेड इंसुलेटेड सिस्टम बना दिया जिससे हीट एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में नहीं जा रही, और आप देखोगे तो आपकी चाय ना 5 से 6 घंटे भी गर्म रह जाएगी इस केस में। तो ये क्या है बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम है, नाइदर मैटर नॉर एनर्जी टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब एक चीज पे मैं फोकस करना चाहूंगी यहाँ पे कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है बेटा, जिसमें ये माना जाता है कि कभी भी मैटर और एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा। मीन्स अगर आप उस चाय को 100 साल भी रखो तो वो ठंडी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा एग्जैक्टली होता नहीं है क्योंकि आपने देखा होगा 4-5 घंटे में चाय ठंडी हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि आप कहीं पे भी ना 100% आइसोलेशन नहीं होती, नन इज 100% आइसोलेटेड। वहां पे कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स आ जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका सिस्टम आइसोलेटेड नहीं रह पाता है। ठीक है, पर बेसिकली ये 3 टाइप का ही सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में मैटर एज वेल एज एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होता है, क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, और आइसोलेटेड में किसी का भी एक्सचेंज नहीं होता है। अब हम आते हैं दूसरी जो हमारी टर्म है दैट इज सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या है, वो शुरू से बात करते आ रहे हैं कि जहां पे आप रिएक्शन कर रहे हो वो सिस्टम, आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो सराउंडिंग। तो द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अदर देन सिस्टम, सिस्टम के अलावा जो भी पार्ट बच गया ना दैट इज नोन एज सराउंडिंग। अदर देन सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। ठीक है, अब अगली टर्म आपकी आएगी इसमें कि स्टेट ऑफ ए सिस्टम क्या होता है। स्टेट ऑफ ए सिस्टम, स्टेट ऑफ ए सिस्टम में ये कहता है बेटा कि कंडीशन ऑफ ए सिस्टम विच इज एक्सप्लेन्ड इन द टर्म्स ऑफ मेजरेबल प्रॉपर्टी। आप किसी भी सिस्टम की स्टेट अगर इन द टर्म्स ऑफ मेजरेबल प्रॉपर्टीज की टर्म्स में बताते हो तो दैट इज द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। जैसे मेजरेबल प्रॉपर्टी क्या है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। अगर मैं आपको बोलती हूँ कि H2O एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको पता होगा कि वो आइस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो सिर्फ टेम्परेचर बताने से, यहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम है, आपको स्टेट ऑफ ए सिस्टम पता लग गई कि वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो स्टेट ऑफ ए सिस्टम क्या होता है कि आपने कंडीशंस बताई, अ कंडीशन ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, कंडीशन पता लग गई आपको कि आपका सिस्टम किस कंडीशन में होगा, किसके टर्म्स में, आपने मेजरेबल प्रॉपर्टीज डिफाइन की, आइदर इन द टर्म्स ऑफ टेम्परेचर और इन द टर्म्स ऑफ प्रेशर और इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो अगर आप इनके बेसिस पे स्टेट ऑफ अ सिस्टम डिफाइन कर पाते हैं, ठीक है, तो दैट इज कंसिडर्ड एज स्टेट। अब हम बात करते हैं स्टेट वेरिएबल्स की।
स्टेट वेरिएबल्स ये कहता है बेटा कि जो मेजरेबल प्रॉपर्टी विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ अ सिस्टम, ये जो मेजरेबल प्रॉपर्टी थी ना हमारी टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, इनके बेस पे स्टेट ऑफ अ सिस्टम चेंज हो जाती है। जैसे H2O अभी हमने बात की थी 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में बता रही हूँ, तो आपको पता है कि वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इसी वाटर को मैं आपको कहती हूँ एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो आपको पता लग जाएगा अब वो लिक्विड फॉर्म में होगा, तो वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। आपने क्या, सिर्फ एक मेजरेबल प्रॉपर्टी टेम्परेचर में आप चेंज लाई हो, टेम्परेचर चेंज करने से स्टेट ऑफ अ सिस्टम चेंज हो गई। तो ये आपके स्टेट वेरिएबल कंसीडर होते हैं कि जो स्टेट को चेंज रखने का कैलिबर रखते हैं, कि अगर इनको आप चेंज करोगे ईदर टेम्परेचर को या प्रेशर को या वॉल्यूम को, तो आपकी स्टेट ऑफ अ सिस्टम चेंज हो जाएगी। तो इसलिए हम इन्हें स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं कि ये स्टेट को वेरी करने की टेंडेंसी रखते हैं, दे कैन चेंज द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, इसके बाद बेटा ये कहता है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं आपकी, ये इंपॉर्टेंट होता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में ये कहता है कि जो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, विच डिपेंड्स अपॉन द nature of the substance and not on the quantity of the substance. Nature of the substance and not on the quantity. Those are known as intensive properties. Are known as intensive properties. अब देखते हैं कि कैसे। देखिए, मान लो हम बॉइलिंग पॉइंट की ही बात करते हैं। आपने एक मिनट, बॉइलिंग पॉइंट, अगर आप 1 लीटर पानी ले रहे हैं, ठीक है, तो वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके बॉईल होता है। अगर मैं 10 लीटर पानी ले लूं तो वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल होगा। तो देखिए, क्वांटिटी का फर्क नहीं पड़ रहा कि मैंने 1 लीटर ली है या 10 लीटर ली है। नेचर का फर्क पड़ रहा है कि H2O लिया है, वाटर लिया है, और उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है, इसलिए वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, चाहे क्वांटिटी में कितने भी लूं। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो नेचर पे डिपेंड कर रही है सब्सटेंस के, रेदर देन कि उसकी क्वांटिटी कितनी ली है हमने, ऐसी प्रॉपर्टीज आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में आपका टेम्परेचर आता है, प्रेशर आता है, मेल्टिंग पॉइंट आता है, फ्रीजिंग पॉइंट आता है, बॉइलिंग पॉइंट आता है, ईएमएफ ऑफ द सेल आता है, पीएच आता है, मोल फ्रैक्शन आती है, मोलैरिटी आती है। ये सब एग्जांपल्स जो है बेटा, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल हैं। अब हम अगर बात करें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो है बेटा वो डिपेंड करती हैं अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। दे डिपेंड अपॉन द quantity of the substance and not on the nature and not on the nature of the substance। अब क्वांटिटी पे कैसे डिपेंड करेंगे? देखिए, अगर मैं वॉल्यूम की बात करती हूँ, तो आप अगर देखेंगे कि आपने 1 लीटर वाटर लिया, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम अलग होगा, और अगर मैं 5 लीटर वाटर ले रही हूँ तो उसका वॉल्यूम अलग होगा। तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है? क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है कि आपने क्वांटिटी कितनी ली है। तो ऐसी कोई भी चीज जो क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, तो वो आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। इसमें हम इंटरनल एनर्जी जो है, एंथैल्पी जो है, इंटरनल एनर्जी है आपका, एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, गिब्स फ्री एनर्जी है, ये सब क्या होती है आपकी? ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, मास भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, ये सब क्या है? आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं साथ के साथ बताना चाहूंगी कि किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को जब आप किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से डिवाइड करते हैं, तो जो रिजल्टेंट आपका आता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी आती है। जैसे मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इन दोनों को डिवाइड किया, डेंसिटी आ गया फॉर्मूला,
डेंसिटी आपकी क्या होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो जब किसी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को दूसरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं बेटा स्टेट फंक्शन की। स्टेट फंक्शन, इसमें ये कहता है कि quantity which depends upon the initial and final state but independent of the path followed, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो इनिशियल स्टेज पे और फाइनल स्टेज पे डिपेंड करती है, which depends upon the initial and final state of a system, initial and final state of the system and independent of the path followed, and independent of the path followed, then that is known as state function। उसको हम state function बोलते हैं, जैसे कि potential energy होता है। ठीक है, वो पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ आपका इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। इसके कंपैरिजन में आपका पाथ फंक्शन क्या हो जाएगा, पाथ फंक्शन बेटा पाथ पे डिपेंड करेगा कि आपने फाइनल स्टेट अचीव करने के लिए कौन सा पाथ फॉलो किया है, रेदर देन कि इनिशियल स्टेट क्या थी और फाइनल स्टेट क्या थी। इट इज डिफाइंड एज अ क्वांटिटी विच डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड, which depends upon path followed। एंड इंडिपेंडेंट होता है वो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट का, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ठीक है, तो इसमें पाथ फॉलोड में जैसे हम वर्क डन ले सकते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि पाथ फॉलोड का बहुत फर्क पड़ेगा। अब आपने फर्स्ट फ्लोर से फिफ्थ फ्लोर पे जाना है चढ़ के, ठीक है, तो फिफ्थ फ्लोर तक एक तो आप स्टेयर्स लेके जा रहे हो बेटा, और एक आप लिफ्ट से चढ़ गए, तो दोनों केसेस में वर्क डन अलग हुआ ना। तो वर्क डन किस पे डिपेंड किया कि आपने कौन सा पाथ फॉलो किया फर्स्ट फ्लोर से फिफ्थ फ्लोर पे जाने के लिए, स्टेयर्स फॉलो की या लिफ्ट फॉलो की। तो जो चीज पाथ पे डिपेंड करती है कि आपने कौन सा पाथ फॉलो किया, दैट इज नोन एज पाथ फंक्शन। और जो सिर्फ इनिशियल के आप उसने ये देखना है कि फर्स्ट फ्लोर से फिफ्थ फ्लोर पे पहुंचना, पाथ पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही, दे आर नोट एज स्टेट फंक्शंस। ठीक है, और एक और चीज बताऊंगी कि जितने भी स्टेट फंक्शंस होते हैं ना आपके, वो सारे के सारे हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ऑल स्टेट फंक्शंस आर symbolized by capital letters। जैसे कि आपका प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम भी 1 लीटर से 5 लीटर वॉल्यूम आ गया, तो आप वो पाथ नहीं देख रहे कि आपने उसमें एक एक गिलास पानी डाला 1 लीटर से 5 लीटर बनाने के लिए, आपने एक बार में बाल्टी भर के डाल दिया। दैट डजंट डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलो कि आपने क्या पाथ लिया, वो सिर्फ इनिशियल क्वांटिटी 1 लीटर थी भैया, फाइनल क्वांटिटी 5 लीटर होगी, वो इस चीज पे डिपेंड कर रहा है, वो इस चीज पे डिपेंड ही नहीं कर रहा कि आपने कौन से पाथ से उसको 1 लीटर से 5 लीटर पहुंचाया है। तो दीज आर नोन एज स्टेट फंक्शन। उसमें आपका इंटरनल एनर्जी भी आता है, बहुत सारी बुक्स जो होंगी आपकी उसमें यू से डिनोट किया होगा, और मॉडर्न केमिस्ट्री जो आती है 11th-12th के लिए उसमें यू से ही डिनोटेड होता है, और जो प्रदीप केमिस्ट्री आती है उसमें कैपिटल ई से डिनोट होता है, तो वो आपकी चॉइस है, आप कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद कैपिटल एच एंथैल्पी, गिव्स फ्री एनर्जी, ये सब जो चीजें हैं ना बेटा, इनको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो जितने भी आपके स्टेट फंक्शंस होते हैं वो कैपिटल लेटर से डिनोटेड होते हैं। अब ये कहता है कि कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की भी हम बात कर लेते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, तो इसमें ये कहता है बेटा कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में डिफरेंट टाइप की प्रोसेसेस है। पहली है जैसे आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस नाम से ही पता लग रहा है कि जहां पे भी आपका आइसो आ गया ना तो मीन्स वो कांस्टेंट ले रहे हैं हम चीज। थर्मल इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, तो जिस प्रोसेस में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसे प्रोसेसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेसेस बोलते हैं।
ठीक है, इट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस विच टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो उसमें हम कैपिटल टी से इसको डिनोट करेंगे और टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखते हैं। फिर उसके बाद ये कहता है कि दूसरी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो हम कंसीडर कर सकते हैं वो हम आइसोबारिक आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होगा बेटा, आइसो अभी मैंने आपको बताया कांस्टेंट, बार की क्या मेजर करते हो बार में, प्रेशर। तो ऐसी प्रोसेसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, इट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ऐसी जो प्रोसेसेस होती हैं उनको हम आइसोबारिक बोलते हैं। इसमें हम कहते हैं कि हमारा प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है। अब अगर हम बात करें आइसोकोरिक की, तो उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। Volume is kept constant in these type of processes. Volume is kept constant. आइसोकोरिक में V से डिनोट करेंगे, वॉल्यूम जो है ऐसी प्रोसेसेस में आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें एडियाबैटिक की, तो एडियाबैटिक में क्या होता है बेटा, वो प्रोसेस जिसमें हीट कंटेंट कांस्टेंट रहेगा, मींस सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से सिस्टम में कोई हीट एनर्जी फ्लो नहीं होगी। हीट फ्लो रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से सिस्टम में हीट फ्लो नहीं कराएंगे। देखिए आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में डिफरेंस है। आइसोथर्मल में आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। मान लो कोई प्रोसेस आपने 25 डिग्री सेल्सियस पे शुरू की और उसमें से हीट इवोल्व होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस थी। एक्सोथर्मिक प्रोसेस थी तो आपका जो सिस्टम है वो हीटअप हो जाएगा। तो आपको चाहे वो आइस में रख के कूल डाउन करना पड़े, पर आपको टेम्परेचर 25 ही मेंटेन करना पड़ेगा। तो ऐसी जो प्रोसेस होती है उसको हम आइसोथर्मल बोलते हैं। एडियाबैटिक में ये कहता है कि एक्सोथर्मिक हो प्रोसेस, सिस्टम आपका हीटअप हो जाए, एंडोथर्मिक हो, कूल डाउन हो जाए, चाहे कुछ हो रहा हो सिस्टम में, आप हीट फ्लो नहीं कराएंगे सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग से सिस्टम के बीच में। तो ऐसे जो प्रोसेसेस होती हैं बेटा उनको हम एडियाबैटिक प्रोसेसेस बोलते हैं। ठीक है, नो हीट फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, हीट फ्लो रिमेन कांस्टेंट, नो हीट फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। अब ये कहता है कि अगली है आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या है रिवर्सिबल प्रोसेस है बेटा, इट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस विच टेक्स प्लेस एट इनफाइनाइट स्लो रेट। ठीक है, दैट स्मॉलेस्ट स्टेप कैन बी रिवर्स्ड। इनफाइनाइट स्लो होती हैं, बहुत ही स्लो प्रोसीड करेंगी। जो इसका स्लोएस्ट स्टेप होगा रिएक्शन का, दैट कैन बी रिवर्स्ड। स्लोएस्ट स्टेप कैन बी रिवर्स, आप रिवर्स कर सकते हो, उल्टा कर सकते हो रिएक्शन को, तो वो रिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल में क्या होगा कि बहुत स्पीड पे होती हैं ये प्रोसेसेस जो होते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेसेस जो होती हैं, आप उसको रिवर्ट बैक नहीं कर सकते उस प्रोसेस को। प्रोसेस which does not takes place slowly so that smallest step cannot be reversed in this process, takes place at faster rate कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ठीक है, कैन नॉट बी रिवर्स्ड। फिर साइक्लिक प्रोसेस की अगर हम बात करें तो साइक्लिक में ये कहता है कि इनिशियल और फाइनल स्टेट जब किसी भी रिएक्शन की सेम हो जाए, तो घूम फिर के इनिशियल जहां पे हमने शुरू किया था फाइनली हम वहीं पहुंच गए हैं, तो वो साइक्लिक है, वो रिएक्शन एक साइकिल कंप्लीट हो गई है। तो दिस इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। देखिए थर्मोडाइनेमिक्स में अगर हम बेसिक्स में स्टार्ट करते हैं, वी आर हैविंग लॉट एंड लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, लेकिन already this lecture is about 25 minutes, so I am concluding it over here। लेकिन इसके सेकेंड पार्ट के लिए stay connected
क्योंकि उसमें भी हम अभी टर्मिनोलॉजीज यूज्ड, वर्क फंक्शन क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है, एंथैल्पी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, वर्क क्या है, वो सब कुछ करेंगे. ठीक है, स्टे कनेक्टेड. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो. Thank you. Have a very good day ahead. Take care. Bye.